चांद सदियों से हम इंसानों के लिए कहानियों का हिस्सा रहा है। एक ठंडी शांत बेजान सी चट्टान जो हमारी अर्थ के चक्कर लगाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये शांति अब भंग होने वाली है? क्या हो अगर ये बेजान सी चट्टान अब धड़कने लगे? जरा सोचिए, उस काली बर्फीली रात में जहां 14 दिनों तक सूरज की एक किरण नहीं पहुंचती, वहां एक रोशनी जले। एक ऐसी रोशनी जो सितारों से नहीं बल्कि इंसानों के बनाए हुए एक सूरज से निकले। एक न्यूक्लियर सूरज। जी हाँ दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड की स्क्रिप्ट नहीं, ये है 21वीं सदी की सबसे बड़ी स्पेस रेस का नया चैप्टर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। मैं आपका वेलकम करता हूँ। आज हम पर्दा उठाने वाले हैं एक ऐसे प्लान से जो आने वाले वक्त में आसमान के सियासी और साइंटिफिक मंजर को हमेशा के लिए बदल सकता है। खबर ये है कि दुनिया के दो सुपर पावर्स रशिया और चाइना ने हाथ मिला लिया है एक ऐसे मिशन के लिए जिसके बारे में 10 साल पहले शायद हम सिर्फ सोचते थे। उनका प्लान है 2035 तक चांद पर एक फुल्ली फ्लेज न्यूक्लियर पावर प्लांट खड़ा करना। ये रिएक्टर उनके एम्बिशियस इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को जान देगा, उसकी धड़कन बनेगा। लेकिन क्यों आखिर चांद को एक न्यूक्लियर दिल की जरूरत पड़ गई? इसका डिजाइन कैसा होगा? इसे बनाने में क्या खतरा है? और सबसे बड़ा सवाल जो लाइफ साइंस जैसे पब्लिकेशन पूछ रहे हैं, क्या ये चाइना रशिया का पावर प्ले अमेरिका और उसके फ्यूचरिस्टिक आर्टेमिस प्रोग्राम को क्या वाकई धूल चटा सकता है? क्या वाकई ये एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट है या चांद की जमीन पर एक नई जियोपॉलिटिकल चेस की शुरुआत? आज हम इन सभी पहलुओं की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे टेक्नोलॉजी को, एक्सप्लोर करेंगे चैलेंजेस को और एनालाइज करेंगे इस रेस के पोटेंशियल सीक्वेंसेस को। तो रेडी हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट्स कस लीजिए, थोड़ा पॉपकॉर्न भी ले लीजिए, क्योंकि आज हमारी ये जर्नी चांद की उस अंधेरी साइड तक जाने वाली है जहां आज तक कोई नहीं गया। दोस्तों, किसी भी सिविलाइजेशन की तरक्की का पैमाना उसकी एनर्जी कंजप्शन होती है। जो जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है वो उतना ही एडवांस होता है। और अगर हमें सिर्फ चांद पर झंडा गाड़ कर वापस नहीं आना बल्कि वहाँ बसना है, काम करना है, रिसर्च करनी है, तो हमें पावर चाहिए। बहुत सारी पावर, कंसिस्टेंट पावर, एक रिलायबल पावर। पहला ख्याल, आसान ख्याल, सोलर पैनल्स। सूरज की रोशनी मुफ्त है, लगा दो पैनल्स और बन गई बिजली। खुद नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम भी इस पर काफी रिलाई करता है। लेकिन चांद पर सोलर पावर यूज करना मुंबई में बिना एसी के गर्मियों में रहने जैसा है। पॉसिबल है पर बहुत मुश्किल। इसकी सबसे बड़ी वजह है चांद की 14 दिन लंबी रात। इमेजिन कीजिए 2 हफ्तों तक जीरो सनलाइट। इस दौरान आपको बेस को गर्म रखना है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम चलाने हैं, रोवर्स चार्ज करने हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं। इसके लिए आपको इतनी एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी कि आपका बेस एक जाइंट बैटरी बैंक बन जाएगा। और ये बैटरीज भारी होंगी। इन्हें अर्थ से चांद तक लॉन्च करना बहुत एक्सपेंसिव होगा। हर एक्स्ट्रा केजी के लिए लाखों डॉलर्स खर्च होते हैं और साथ ही साथ ये प्रोसेस काफी इनएफिशिएंट होगा। हर बार चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल में कुछ एनर्जी लॉस होती है। साथ ही साथ एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स में बैटरी की परफॉर्मेंस काफी गिर जाती है। अगला फैक्टर है लूनर डस्ट। चांद की धूल सोलर पैनल्स पर जम जाती है और ये उनकी एफिशिएंसी को 50% से भी ज्यादा कम कर देती है। उन्हें बार बार साफ करना पड़ेगा, जो एक एक्स्ट्रा काम है, स्पेशली ऑटोमेटेड बेस के लिए। अब आइए देखते हैं न्यूक्लियर ऑप्शन। यहाँ पर हम बड़े बड़े पावर प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्मॉलर मॉलिक्यूलर रिएक्टर्स, SMRs, या उससे भी छोटे माइक्रो रिएक्टर्स की। नासा खुद किलो पावर जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुका है, जो एक टोस्टर के साइज का रिएक्टर डिजाइन था जो 10 किलो वॉट तक पावर दे सकता था, वो भी कई सालों तक। रशिया और चाइना का प्लान 1 मेगावाट यानी 1000 किलो वॉट का है। ये एक छोटे शहर या एक बड़ी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को पावर देने के लिए काफी है। न्यूक्लियर पावर का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी एनर्जी डेंसिटी। मतलब 1 केजी न्यूक्लियर फ्यूल जैसे यूरेनियम 235 इतनी एनर्जी दे सकता है जितना मिलियंस ऑफ केजी कोल या लाखों लीटर्स पेट्रोल दे सकता है, या फिर इस केस में हजारों सोलर पैनल्स। इसका मतलब है 24/7 पावर। दिन हो या रात, गर्मी हो या बर्फीली सर्दी, पावर सप्लाई चलती रहेगी। साथ ही साथ ये बहुत कॉम्पैक्ट और लाइटवेट होगा। सोलर पैनल्स और सोलर बैटरीज के सेटअप के कंपैरिजन में ये छोटा और हल्का होगा। एक बार ये सेटअप हो गया तो ये 5 से 15 साल या उससे भी ज्यादा तक बिना रिफ्यूलिंग के पावर दे सकता है। साथ ही साथ एक रिएक्टर से शुरुआत करके जरूरत पड़ने पर और यूनिट्स ऐड की जा सकती हैं। रॉसकॉस्मोस के चीफ
यूरी बोरिसोव ने इसीलिए कहा है कि 2035 तक मून पर पावर स्टेशन बनाना उनकी प्रैक्टिकल चॉइस है। वो जानते हैं कि बिना इसके ILRS का सपना ही रह जाएगा। ये एक ऐसी फाउंडेशन है जिस पर चांद का भविष्य टिकेगा। तो ये ILRS यानी इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन आखिर है क्या चीज? ये सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि एक विजन है। एक ऐसा विजन जहां चांद सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी न रहकर एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट बन जाएगा। ये ILRS चाइना और रशिया का जॉइंट ब्रेन चाइल्ड है, लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव क्लब नहीं है। उनका प्लान है इसे एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाना। वेनेजुएला, पाकिस्तान, अजरबैजान, बेलारूस, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट जैसे देश ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं। इसके अलावा थाईलैंड और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देश भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये एक तरह से आर्टेमिस एकॉर्ड्स का काउंटर नैरेटिव बन रहा है। ILRS का मूल मंत्र है कॉम्प्रहेंसिव एंड ऑटोनोमस, मतलब ये एक ऐसा बेस होगा जो हर तरह की रिसर्च कर सकेगा और ज्यादातर वक्त अपने आप बिना इंसानों के काम कर सकेगा। इसका फोकस मून के साउथ पोल पर है, उस प्रिसाइज एरिया पर, यानी पानी की बर्फ के पास। आइए ILRS के रोड मैप को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फेज 1 रिकॉनेसेंस ऑनगोइंग टिल 2025। ये फेज ऑलरेडी चल रहा है। चाइना के चैंगी 4 ने मून के फार साइड पर लैंड करके इतिहास रचा। चैंगी 5 वहां से सैंपल्स लेकर वापस आया। अभी हाल ही में चैंगी 6 फार साइड से सैंपल लाने वाला पहला मिशन बना। चैंगी 7 साउथ पोल पर लैंड करेगा, रिसोर्सेज मैप करेगा और वहां एक हॉपर या उड़ने वाला रोबोट भी टेस्ट करेगा। रशिया का लूना 25 जो अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया, लूना 26 और लूना 27 भी इसी फेज का हिस्सा हैं। इस फेज का गोल है कहां उतरना है, कहां पानी है, कहां रिसोर्सेज हैं, ये सब पता लगाना। फेज 2 कंस्ट्रक्शन 2026 टू 2035। ये है असली गेम। इस डेकेड में चांद पर कंस्ट्रक्शन साइट खुल जाएगी। चैंगी 8 और लूना 28 जैसे मिशंस लूनर स्पेस में कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टैब्लिश करेंगे। बेसिक एनर्जी सिस्टम्स, शायद शुरू में सोलर और स्मॉल रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लाए जाएंगे। चैंगी 8 का एक की मिशन होगा इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन टेस्ट करना, यानी चांद की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालना या 3D प्रिंटिंग करके ब्रिक्स बनाना। ILRS 2 2031 टू 2035 ये है न्यूक्लियर फेज। यहाँ रशिया अपना न्यूक्लियर एक्सपर्टाइज इस्तेमाल करके वो 1 मेगावाट तक का रिएक्टर डिलीवर करेगा। चाइना बड़े लैंडर्स और कार्गो मिशंस लॉन्च करेगा। रोवर्स और रोबोट्स इस रिएक्टर को इंस्टॉल करेंगे। लार्ज स्केल हैबिटेट मॉड्यूल्स, रिसर्च लैब्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स बिल्ड किए जाएंगे। इस फेज के अंत तक एक फंक्शनल हाई पावर बेस तैयार हो जाना चाहिए जो शायद पहले ह्यूमन विजिटर्स को रिसीव करने के लिए रेडी हो। फेज 3 यूटिलाइजेशन 2036 ऑनवर्ड्स। ILRS फुल स्विंग में काम करेगा। साइंटिफिक रिसर्च अपने पीक पर होगी। एस्ट्रोनॉमी, मून से यूनिवर्स को देखना अर्थ से बेहतर है। जियोलॉजी, मून की हिस्ट्री समझना। एस्ट्रोबायोलॉजी, क्या वहाँ लाइफ के ट्रेसेस हैं। और फिजिक्स, साइंटिफिक रिसर्च अपने पीक पे होंगी। साथ ही लूनर माइनिंग और मार्स मिशन के लिए स्टेजिंग पोस्ट की तैयारी शुरू हो जाएगी। ह्यूमन क्रू रोटेशन में आने लगेगा। ये प्लान बेहद एम्बिशियस है। चाइना ने पिछले 10-15 सालों में अपने स्पेस प्रोग्राम में जो तेजी दिखाई है वो हैरान करने वाली है। रशिया के पास टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस है। हालांकि उनके रीसेंट मिशंस में कुछ सेटबैक्स आए हैं और बजट कंस्ट्रेंट्स भी है, लेकिन चाइना का फाइनेंशियल मसल और रशिया का टेक्निकल नॉलेज मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाता है। ये एक पार्टनरशिप है जो वेस्ट को स्पेशली अमेरिका को सीरियस कंपटीशन दे सकता है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर को 3,84,000 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह ले जाकर इंस्टॉल करना जहां ना हवा है ना पानी और टेम्परेचर स्विंग्स -170 डिग्री से +120 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। ये इंजीनियरिंग का माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। चलिए अब इस मिशन के चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है। द पेरियस जर्नी। एक रिएक्टर भले ही माइक्रो हो, कुछ टन्स का होगा, उसे अर्थ के ग्रेविटी वेल से बाहर निकालना, सिस लूनर स्पेस में ट्रेवल कराना और फिर मून के ग्रेविटी में सॉफ्ट लैंड कराना। ये सब एक्सट्रीमली प्रिसाइज होना चाहिए। लॉन्च व्हीकल जैसे चाइना के लॉन्ग मार्च 3 रॉकेट्स को 100% रिलायबल होना पड़ेगा। एक छोटा सा एरर और आपका $multi-billion प्रोजेक्ट स्पेस जंग बन सकता है।
या वर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो रेडियो एक्टिव मटेरियल अनकंट्रोलेबली गिर सकता है। लैंडिंग के लिए भी हाईली एडवांस नेविगेशन और थ्रस्टर सिस्टम चाहिए जो ऑटोनोमसली काम कर सकें। रोबोटिक बिल्डर्स, असेंबली एंड इंस्टॉलेशन, ये सबसे फ्यूचरिस्टिक पार्ट है। हम बात कर रहे हैं ऐसे रोबोट्स की जो मून पर पहुंचेंगे, रिएक्टर के पार्ट्स को अनलोड करेंगे, उन्हें सही जगह ले जाएंगे और फिर उन्हें जोड़कर एक वर्किंग प्लांट बनाएंगे। ये सब अर्थ से कंट्रोल होगा या फिर एआई के जरिए। इन रोबोट्स को फाइन मोटर स्किल्स चाहिए होंगी ताकि वो बोल्ट्स कस सकें और केबल्स जोड़ सकें। वो इतने तो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो इन प्रोजेक्ट से जुड़े हैवी से हैवी पार्ट्स उठा सके। साथ ही वो रोबोट स्मार्ट होने चाहिए। उन्हें अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन जैसे कोई पार्ट फिट ना हो, ऐसी परिस्थितियों को भी हैंडल करना आना चाहिए। उन रोबोट्स को रेजिलिएंट होना पड़ेगा। उन्हें डस्ट, रेडिएशन और टेम्परेचर से बचना होगा। थर्ड, द लूनर मेनेस, हार्श एनवायरनमेंट। सिर्फ रिएक्टर नहीं बल्कि यूज कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और रोबोट्स को भी रेडिएशन हार्डन बनाना पड़ेगा। कॉस्मिक रेज कंप्यूटर चिप्स को फ्राई कर सकते हैं। ये एक मेजर हेडेक है। न्यूक्लियर रिएक्टर हीट जनरेट करेगा। अर्थ पर हम उसे ठंडा करने के लिए पानी या हवा यूज करते हैं। मून पर ये नहीं है तो हीट को स्पेस में रेडिएट करना होगा। इसके लिए बड़े बड़े रेडिएटर पैनल्स चाहिए, लेकिन इन पैनल्स को माइक्रोमीटेरॉइड से खतरा होगा और साथ ही साथ ये लूनर डस्ट से कवर हो सकते हैं। रॉसकॉस्मोस ने इसे की टेक्निकल चैलेंज माना है। अगला पॉइंट है डस्ट। वो फाइन शार्प रेगोलिथ, ये स्टैटिक चार्ज से चिपकती है। ये मूविंग पार्ट्स में घुसकर उन्हें रगड़कर खराब कर देती है। सील्स को ब्रेक कर सकती है। रेडिएटर्स पर जमकर उनकी कूलिंग एफिशिएंसी कम कर सकती है। इससे बचने के लिए एडवांस सीलिंग, डस्ट रेपल कोटिंग और शायद इलेक्ट्रोडायनामिक डस्ट शील्ड जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। कीपिंग इट रनिंग, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस। ये रिएक्टर 10-15 साल तक चलेगा बिना किसी परमानेंट ह्यूमन मैकेनिक के। इसका डिजाइन अल्ट्रा रिलायबल होना चाहिए। अगर कुछ फेल होता है तो रिडंडेंट सिस्टम्स या बैकअप सिस्टम्स होनी चाहिए। और अगर रिपेयर की जरूरत पड़ती है तो क्या रोबोट्स इतने एडवांस होंगे कि वो रिएक्टर के अंदर जाकर उसे ठीक कर सकेंगे, या फिर डिजाइन ऐसा मॉडिक्यूलर होगा कि फॉल्टी पार्ट को निकालकर नया लगाया जा सके। द व्हाट इफ फैक्टर, सेफ्टी एंड लॉन्च रिस्क। लॉन्च के टाइम फेलियर का रिस्क हमेशा रहता है, इसीलिए रिएक्टर डिजाइन ऐसा होगा कि वो लॉन्च के झटके और पॉसिबल एक्सप्लोजन को झेल सके और रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज ना हो और उसे मून पर पहुंचाने के बाद ही एक्टिवेट किया जाएगा। ये कोल्ड लॉन्च अप्रोच कहलाता है। इन चैलेंजेस को पार करना रशिया और चाइना के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी प्लानिंग और उनका एग्जीक्यूशन सब कुछ परखा जाएगा। अगर वो सफल होते हैं तो ये एक स्पुतनिक मूवमेंट जैसा हो सकता है जो दुनिया को दिखाएगा कि स्पेस में नए प्लेयर्स अब गेम सेट कर रहे हैं। तो अब आते हैं $64 बिलियन के सवाल पर। ये सब अमेरिका के लिए क्या मायने रखता है? नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसका एम है फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन को मून पर भेजना और एक सस्टेनेबल प्रेजेंस बनाना, क्या ये सब अब खतरे में हैं? पहले समझते हैं कि ये दो कैंप्स ILRS और आर्टेमिस कैसे अलग हैं। आर्टेमिस कैंप इज लेड बाय USA। इसमें 40+ देश हैं। ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर बेस्ड हैं, जो ट्रांसपेरेंसी, इंटरऑपरेबिलिटी, इमरजेंसी असिस्टेंस और रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए रूल्स सेट करते हैं। इसका अप्रोच ओपन है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये USA लेड है और आउटर स्पेस ट्रीटी के कुछ एस्पेक्ट्स को चैलेंज करता है। ILRS कैंप लेड बाय चाइना एंड रशिया। इसमें अभी कम देश हैं, लेकिन ये एक्सपेंड कर रहा है। ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स को नहीं मानता। इसका अप्रोच भी ओपन कहलाता है, लेकिन इसके रूल्स और गवर्नेंस स्ट्रक्चर अभी क्लियर नहीं है। ये एक क्लियर ऑल्टरनेटिव पावर ब्लॉक बनाने की कोशिश है। तो चलिए अब जानते हैं कि धूल चाटने वाली बात कितनी सच है। द न्यूक्लियर ट्रम्प कार्ड, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर ILRS 2035 तक 1 मेगावाट पावर अचीव कर लेता है, जबकि आर्टेमिस अभी भी लार्जली सोलर एनर्जी पर डिपेंड कर रहा होगा, तो ILRS के पास एक डिसाइसिव एडवांटेज होगा। वो ज्यादा बड़ी हैबिटेट्स, लार्ज स्केल माइनिंग और बड़े बड़े फ्यूल प्रोडक्शन प्लांट चला पाएगा। ये अमेरिका को पावर जनरेशन में सिग्निफिकेंटली पीछे छोड़ सकता है। अगला पॉइंट है पेस एंड मोमेंटम। चाइना का स्पेस प्रोग्राम एक रिलेंटलेस पेस से आगे बढ़ रहा है।
उनके मिशंस लार्जली ऑन टाइम और सक्सेसफुल रहे हैं। दूसरी तरफ आर्टेमिस को नासा के इंटरनल चैलेंजेस, कांग्रेशनल बजट बैटल्स और प्राइवेट पार्टनर्स जैसे स्पेस एक्स का स्टारशिप पर डिपेंडेंसी के कारण डिलेज का सामना करना पड़ा है। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो चाइना 2030 तक ह्यूमंस को मून पर लैंड करके अमेरिका को प्रेस्टीज की रेस में भी पीछे छोड़ सकता है। थर्ड पॉइंट इज जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड। चांद अब एक नया ग्रेट गेम का मैदान बन रहा है, जिसके पास वहाँ बेस होगा, टेक्नोलॉजी होगी, पावर होगी, वो वहाँ के रूल सेट करने की पोजीशन में होगा। ILRS का सक्सेस रशिया और चाइना को ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत देगा। ये उन देशों को भी अट्रैक्ट करेगा जो US कैंप में नहीं जाना चाहते। फोर्थ पॉइंट इज रिसोर्स स्क्रैम्बल। आउटर स्पेस ट्रीटी कहती है कि कोई देश मून पर क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन ये रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के बारे में एम्बिगुअस है। आर्टेमिस एकॉर्ड्स सेफ्टी जोन्स की बात करते हैं, जिसे क्रिटिक्स एक तरह से सॉफ्ट क्लेम मान सकते हैं। अगर ILRS साउथ पोल की प्राइम लोकेशंस पर बेस बना लेता है तो क्या ये फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन बन सकता है? जिसकी लाठी या पावर प्लांट उसी की भैंस यानी मून वाटर, ये एक रियल कंसर्न है। टेक्नोलॉजिकल शटडाउन, ये सिर्फ मून की रेस नहीं है, ये AI, रोबोटिक्स, न्यूक्लियर टेक, मटेरियल साइंस और कम्युनिकेशन में लीडरशिप की रेस है। जो इसमें जीतेगा उसके पास 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजीज में एज होगी। लीविंग US इन द डस्ट शायद थोड़ा ड्रामेटिक होगा। अमेरिका अभी भी स्पेस में एक फॉर्मिडेबल पावर है, लेकिन ये रशिया चाइना का प्लान एक वेकअप कॉल है। ये US को दिखा रहा है वो अब चांद पर अकेला शेर नहीं है। कंपटीशन रियल है, टफ है और इसका रिजल्ट अर्थ पर पावर डायनेमिक्स को रीडिफाइन कर सकता है। ये एक ऐसी स्पेस रेस है जिसे हारना अमेरिका बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। न्यूक्लियर पावर जितना पावरफुल है उतना ही डेंजरस भी हो सकता है। स्पेस में न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करने का आइडिया नया नहीं है। अमेरिका ने 1965 में स्नैप 10A लॉन्च किया था। सोवियत यूनियंस ने 1970s और 80s में 30 से ज्यादा रॉडसेट सैटेलाइट लॉन्च किए जो न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड थे, लेकिन इसका इतिहास दागदार भी है। 1978 में कॉस्मोस 1954 फेल होकर कनाडा के ऊपर गिरा और रेडियो एक्टिव डिब्री फैल गए। इन्हीं हादसों से सीखकर आज सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अगर ये मिशन ठीक से मैनेज हो जाते हैं तो फ्यूचर कैसा दिख सकता है? स्टनिंग। हम सिर्फ आउटपोस्ट पर नहीं बल्कि स्मॉल सेटलमेंट्स, मून सिटीज इमेजिन कर सकते हैं जो न्यूक्लियर पावर से चलेंगी। वहाँ साइंटिस्ट, इंजीनियर और शायद टूरिस्ट भी रह पाएंगे। सारे देशों के मून पर जाने की होड़ का रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, द लूनर इकोनॉमी। मून एक इकोनॉमिक हब बन सकता है। मून की मिट्टी में एबंडेंट मात्रा में हीलियम-3 मौजूद है। ये एक रेयर आइसोटोप है। ये फ्यूचर मिशन रिएक्टर्स के लिए आइडल फ्यूल माना जाता है। अगर हम इसे माइन करके अर्थ पर ला सकें तो ये हमारी एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अगली चीज है वाटर आइस। मून पर पानी मिलना मार्स मिशन को बहुत सस्ता और आसान बना देगा। आप मार्स जाने से पहले मून पर टंकी फुल करवा सकते हैं। मेटल्स एंड मिनरल्स। मून पर रेयर अर्थ मेटल्स और दूसरे मिनरल्स मिल सकते हैं। ILRS और आर्टेमिस बेस भी मार्स और सोलर सिस्टम के दूसरे हिस्सों को एक्सप्लोर करने के लिए एक लॉन्च पैड बन सकता है। ये गेटवे टू द सोलर सिस्टम होगा। साइंटिफिक निर्वाणा। मून से हम यूनिवर्स को एक नई नजर से देख पाएंगे। वहाँ रेडियो टेलीस्कोप्स अर्थ के इंटरफेरेंस से दूर होंगे। जियोलॉजी और प्लैनेटरी साइंस के नए राज खुलेंगे। ये रशिया चाइना का प्लान सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं है, ये चांद पर इंसानियत के नए युग की शुरुआत का ऐलान है। एक ऐसा युग जहां चैलेंजेस बड़े हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज उससे भी बड़ी हैं। तो दोस्तों, हमने आज चांद के उस नए दिल की कहानी सुनी जिसे रशिया और चाइना धड़काना चाहते हैं। एक न्यूक्लियर दिल जो चांद की अंधेरी रातों को रोशन करेगा और इंसानी एम्बिशंस को नई उड़ान देगा। ये एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। एक तरफ ये इंसानी इंजेन्युइटी, हमारी हदों को पार करने की जिद और एक नए फ्रंटियर को जीतने का जज्बा दिखाता है। ये फ्यूचर की तरफ एक बड़ा कदम होगा। लेकिन दोस्तों, ये अर्थ की जियोपॉलिटिक्स को चांद तक ले जाने का खतरा भी लाता है। क्या चांद एक और बैटल ग्राउंड बन जाएगा जहां सुपर पावर्स अपनी ताकत दिखाएंगे? क्या रिसोर्सेज की रेस वहां नए कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देंगी, या हम इस मौके को एक नई शुरुआत के लिए यूज करेंगे जहां इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अर्थ के डिफरेंसेस से ऊपर उठेगा? ये आउटर स्पेस ट्रीटी के
प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड वाले स्पिरिट का असली टेस्ट होगा। और रहा सेफ्टी का सवाल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक जिम्मेदारी है। इसका इस्तेमाल हमें अटमोस्ट केयर और ट्रांसपेरेंसी के साथ करना होगा। हम चांद को अपना दूसरा घर बनाना चाहते हैं, उसे खतरे में नहीं डालना चाहते। अगले 10-15 साल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे एक्साइटिंग होने वाले हैं। ILRS और आर्टेमिस दोनों ही चांद की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कंपटीशन शायद इनोवेशन को बढ़ावा देगा, लेकिन हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि ये हेल्दी कंपटीशन रहे, कोई डिस्ट्रक्टिव रेस न बन जाए। हम अपने चैनल रहस्य टीवी स्पेस पर रेस फॉर द मून 2.0 को पूरी शिद्दत से फॉलो करेंगे। आपकी क्या राय है? क्या रशिया और चाइना का ये न्यूक्लियर प्लान कामयाब होगा? क्या ये अमेरिका को चैलेंज दे पाएगा? क्या चांद पर न्यूक्लियर पावर होना चाहिए? अपने कीमती विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आपको आज का ये डिटेल वीडियो पसंद आया, अगर आपकी क्यूरियोसिटी की भूख थोड़ी शांत हुई, तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा लाइक दे दीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने, तो इंतजार किस बात का? जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हम आप तक जब भी ऐसी कोई माइंड ब्लोइंग कहानी लेकर आएं, वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आसमान में देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हमेशा सीखते रहिए। I'll see you in the next one.